हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। दिव्यांग हेल्प में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं भरसक कोशिश करता हूँ कि जितनी भी अच्छी वैकेंसी आए मैं सारी को कवर कर लूँ, लेकिन फिर भी कुछ कारणों से कुछ वैकेंसी छूट जाती है मुझसे, जो कि मुझे कवर करना होता है ताकि जो हमारे साथी इंतज़ार कर रहे होते हैं वैकेंसी के आने की, ताकि वो अप्लाई कर सके। लेकिन कुछ कारणों से वो छूट जाती है मुझसे। लेकिन फ्रेंड्स, आपको खुद से भी ध्यान देना होगा ताकि आप ज़्यादा एक्टिव रहें और आपको जो वैकेंसीज आती हैं उनके बारे में पता चलता रहे, ताकि आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वो वैकेंसी आपसे छूटे नहीं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, एक वैकेंसीज आई है उसके नोटिफिकेशन को एनालाइज करके देखने वाले हैं कि उसमें हमारे दिव्यांग साथी भाई बहनों के लिए क्या क्या दिया गया है। सो फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी आई है ये आई है बिहार एसएससी की। तो जो हमारे दिव्यांग साथी भाई बहन बिहार से हैं वो थोड़ा ध्यान देंगे कि बिहार एसएससी की जो वैकेंसी है वो आप लोगों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, आइए सीधे चलते हैं बिहार एसएससी की वैकेंसी के ऊपर और देखते हैं क्या क्या यहाँ पे है। सो फ्रेंड्स, ये जो है देख लीजिए, ये नोटिफिकेशन है बिहार कर्मचारी चयन आयोग। फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन हिंदी में ही है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं। और मैं तो यहाँ पे अभी आपको बता ही दूंगा सारा कुछ, फिर भी अगर आपको लगता है कुछ डाउट्स तो आप खुद से समझ भी सकते हैं। पूरी की पूरी जो नोटिफिकेशन है वो हिंदी में दे रखी है। इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजन की जाने वाली द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा विज्ञापन। तो फ्रेंड्स, ये जो नोटिफिकेशन नंबर 2023 है, ये जो बिहार एसएससी की है ना, ये +2 लेवल का जो है वो एसएससी का एग्ज़ाम है। तो इसके लिए एक चीज़ तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें एलिजिबल होने के लिए आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो +2 होनी चाहिए। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन +2 है आप अप्लाई कर सकते हैं। +2 से ज़्यादा है तो आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, बट एक मिनिमम जो है वो है +2। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आवेदन प्रारंभ करने की तिथि यानी कि एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए जो डेट स्टार्ट हुआ है वो 27 सितंबर से स्टार्ट हो गया है। और लास्ट डेट जो है वो आपका 11 नवंबर 2023 है। यानी कि काफ़ी लंबा समय इन्होंने दिया है ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये नोटिफिकेशन पहुँचे, मैक्सिमम लोग इसमें अप्लाई करें और मैक्सिमम लोग इस नोटिफिकेशन में इस वैकेंसी में अप्लाई करके फ़ायदा उठाएं। ठीक है, और ये वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो जो बिहार के हमारे दिव्यांग साथी भाई बहन हैं वो ध्यान देंगे कि आप अप्लाई ज़रूर कीजिए। ठीक है, अब इसी नोटिफिकेशन में हम लोग आगे देखते चलते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या है। सो फ्रेंड्स, ये देख लिए सामान्य प्रसार, ये इंटर स्तरीय, ये सब दिया हुआ। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है, द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इसका मतलब यही है कि बिहार गवर्नमेंट ने ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया के लोगों के लिए ओपन कर रखी है। लेकिन इसमें जो वैकेंसी ओपन कर रखी है वो उसका कुछ परसेंटेज ही होगा, और वो भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, यानी कि अनरिजर्व्ड की जो सीटें होंगी बस उनके लिए। ठीक है ना, अभी आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक पोस्ट का नाम दे रखा है, पद नाम, कौन सा विभाग है, मतलब कौन सा डिपार्टमेंट, फिर पे स्केल और मिनिमम क्वालिफिकेशन और टेक्निकल एजुकेशन और ऑप्शनल क्या होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अनारक्षित की सीटें यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की सीटें कितनी हैं, फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उनके लिए, और उसके बाद पिछड़ा वर्ग यानी कि BC बैकवर्ड, और EBC एक्सट्रीमली बैकवर्ड, SC और ST। उसके बाद पिछड़े वर्ग की महिला और कुल संख्या, मतलब कि यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे दिव्यांग बहनें हैं वो ध्यान देंगे कि आपको हर एक
जो ये जो आवेदन है ना, ये वैकेंसी, उसमें 35% आपको रिजर्वेशन है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, आपको अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये पोस्ट के साथ में टोटल यहाँ पे, और ये वाला जो आखिरी का कॉलम है फ्रेंड्स, ये वाला हमारे दिव्यांग साथी भाई बहनों को ध्यान देना है कि किस पोस्ट में वो एलिजिबल है। जैसे देखिए फ्रेंड्स, ये पहला है निम्न वर्गीय लिपक यानी लोअर डिवीजन क्लर्क, पथ निर्माण विभाग, यानी कि वो जो रोडवेज का काम होता है उसमें। तो उसमें जो हैंडीकैप लोगों के लिए सीट है सिर्फ एक ही है, तो वो है डेफ एंड डम के लिए, यानी डेफ एंड डम जो है उनके लिए है, जो बोल सुन नहीं सकते हैं उनके लिए सिर्फ एक ही सीट है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए लोअर डिवीजन क्लर्क, ये कहाँ पे है, मद्य निषेध लिखकर वो जो नशा वगैरह होता है उसमें उसके लिए जो विभाग बनाया गया है उस पर उसमें है। और उसमें देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ज़्यादा वैकेंसीज है। वीआई जो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड दिव्यांग साथी हैं उनके लिए 4 है, डेफ एंड डम के लिए 3 है, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप के लिए 3 है, और मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए 4 है। सो फ्रेंड्स, ये इसी तरीके से देखते चले जाइए, हर एक पोस्ट के हिसाब से उन्होंने दे रखा है कि जिस पोस्ट में जो जिस कैटेगरी के दिव्यांग, देखिए फ्रेंड्स, हर एक कैटेगरी हर एक पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उस डिपार्टमेंट में और उस पोस्ट की कुछ अपनी ही रिक्वायरमेंट होती है। तो हो सकता है कि दूसरे कैटेगरी के दिव्यांग उस कैटेगरी को जो मिनिमम फिजिकल और मेंटल रिक्वायरमेंट होगी वो फुलफिल नहीं कर रहे होंगे, इसीलिए उनके लिए वो वैकेंसी नहीं आती है। बाकी हर जिसमें वो सभी लोग फुलफिल कर रहे हैं उसमें देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर आते हैं, ये देख लिए क्लाइमेट चेंज वाला जो क्लाइमेटिक डिपार्टमेंट है उसमें देख लीजिए यहाँ पे विजुअली इम्पेयर्ड जो है उनके लिए 7 है, और फिर डेफ एंड डम है उनके लिए 8 है, ऑर्थोपेडिक है उनके लिए 9 है, और मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए 6 है। इसी तरीके से फ्रेंड्स, ये जो है आपका टोटल वैकेंसीज यहाँ पे दिया हुआ है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नीचे आ जाइए तो ये राजस्व कर्मचारी, इसमें देखिए वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। विजुअली इम्पेयर्ड जो है उनके लिए 34 है, डेफ एंड डम है उनके लिए 34 है, ऑर्थोपेडिक है उनके लिए 35 है, और फिर मल्टीपल डिसेबिलिटी है उनके लिए 34 है। फिर उसी तरीके से देखिए फ्रेंड्स, पंचायत सचिव, उसमें देखिए फ्रेंड्स जो विजुअली इम्पेयर्ड है उनके लिए 32 है, डेफ एंड डम के लिए 38 है, ऑर्थोपेडिक के लिए 36 है, और मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए 33 है, ठीक है। उसी तरीके से और भी ढेर सारी इसी तरीके से वैकेंसी सारी यहाँ पे दी गई है। ये वैकेंसी आपको जो है टोटल यहाँ पे करके देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लास्ट में देखिए कुल पदों की संख्या, ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी में इतनी सीट है। फिर उसके बाद ये डिटेल्स, टोटल सीट जो है फ्रेंड्स 11,098 है, ठीक है ना। तो इसमें से हमारे जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं दिव्यांग साथी उनके लिए 119 सीटें हैं, डेफ एंड डम के लिए 125, ऑर्थोपेडिक के लिए 121, मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए 54, फिर मल्टीपल डिसेबिलिटी और अनडेवलप्ड डिसेबिलिटी उनके लिए 59। तो ये टोटल मिला करके ये सारे दिव्यांग लोगों की सीटें हैं फ्रेंड्स। ये जो वैकेंसी है 11,098, ये अभी ये स्टार्टिंग की जो वैकेंसी आई थी वो आई है, अभी ये वैकेंसी बढ़ गई है। वो नोटिफिकेशन भी हम लोग इसी में देखते हुए चलेंगे, पहले इस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, नोट, दिव्यांगता के प्रकार इस प्रकार दर्शाई गई है। VI दृष्टि दिव्यांग यानी कि विजुअली इम्पेयर्ड, DD मुख बाधिर, ठीक है, OH चालन दिव्यांगता, MD मनोविकार, और MUD बहुदिव्यांग, ठीक है ना। तो मल्टीपल डिसेबिलिटीज वाले के लिए है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नोट में इन्होंने देखिए उपयुक्त सभी रिक्तियाँ औपबंधिक है, बढ़ सकती है, घट सकती है। तो फ्रेंड्स, ये हर नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि ये वैकेंसी बढ़ सकती है, घट सकती है, लेकिन मैक्सिमम आप लोग सभी लोगों को पता होगा वैकेंसी हमेशा बढ़ती है, घटती नहीं है। और अभी तो ऑब्वियसली आप लोग सभी को पता है वैकेंसी बढ़ेगी ही, घटेगी तो बिल्कुल भी नहीं, कारण आप सभी को पता है, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, न्यूनतम शैक्षणिक अयोग्यता। तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर एवं उपरोक्त
तालिका में वर्णित पदों के सामने उल्लिखित न्यूनतम शिक्षा योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इनका कहना है कि आखिरी डेट यानी कि 11 नवंबर तक आप इंटर पास हो, ये कंपलसरी है। ठीक है। उसके बाद आरक्षण, देखिए फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जब एप्लीकेशन में अप्लाई कर रहे हैं ना, तभी आपको अपना जो भी आरक्षण का दावा करना है, रिजर्वेशन का, वो सारा कुछ यहाँ पे आप दे सकते हैं। अदरवाइज अगर आप नहीं देते हैं तो फिर क्या होगा कि बाद में आपको रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करते समय नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा और उन्हें सामान्य श्रेणी में रखा जाएगा। यहाँ पे बताया किया है कि आपको आरक्षण के लिए क्या है, जो भी आप दिए हैं, अगर यदि वो जो भी आपने कैटेगरी डाली है, जो कुछ भी डाला, अगर उसको आप फुलफिल नहीं करते हैं, उसके सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स नहीं देते हैं, तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी में डाल दिया। सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्र संख्या 70 दिनांक 11/6/1996 बिहार अधिनियम 15/2003 मूल के आलोक में राज्य आरक्षण का लाभ राज्य के मूल वासी को ही देय है। फ्रेंड्स, ये जो 2 लॉ हैं, इनके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ बिहार के जो नॉर्मल, मतलब कि वहाँ के जो नेटिव लोग हैं, अब नेटिव का मतलब यही नहीं है कि आप बिहार में ही रह रहे हैं, मतलब कहने का मतलब है कि आपकी प्रॉपर्टी, आपका घर, गांव पूरा बिहार में है, आप कहीं पे काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए बाहर हैं, तो भी आप एलिजिबल हैं। बट आपको जो है ना, एप्लीकेशन अप्लाई करते समय आपको क्या करना होगा, अपना जो रेसिडेंस यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र, उसके डिटेल्स यहाँ पे डालने होंगे। आगे हम लोग देखते हैं इसी में और क्या लिखा है। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय अस्थायी निवास प्रमाण पत्र का नंबर, तिथि, निर्गत करने वाले प्राधिकार का पदनाम अंकित करना होगा, जिसे काउंसिल के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। फ्रेंड्स, अगर यदि आप रिजर्वेशन कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि OBC, SC, ST, फीमेल या फिर दिव्यांग, तो ऐसे कंडीशन में क्या है ना कि आपको फॉर्म फिलअप करते टाइम जो आपके पास रेसिडेंस है उसके डिटेल्स डालने होंगे, जैसे कि सीरियल नंबर जो भी आपको मिला होगा आपके सर्टिफिकेट के ऊपर, वो फिर आपको ये भी देना होगा कि किस तिथि में वो, मतलब किस डेट पे आपको मिला है, और फिर उसको इशूइंग करने वाले जो ऑफिसर थे, जो भी अधिकारी रहे हैं, वो कौन थे। ठीक है, तो ये ज़रूरी है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, और क्या इंपॉर्टेंट है, देखते चलते हैं फ्रेंड्स, ताकि कुछ छूट ना जाए। आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का दावा ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे, और ऑनलाइन आवेदन करते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। फ्रेंड्स, आपको जो है ना, एप्लीकेशन करते टाइम आपके पास सारे के सारे डिटेल्स होने चाहिए। जो भी एक रिजर्वेशन के लिए आप अगर अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको सपोर्ट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट है ना, वो आपके पास होना चाहिए, तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा, अदरवाइज आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किए गए आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा। फ्रेंड्स, मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि आपके पास जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो होना चाहिए, और आप सही तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, देखिए संबंधित प्रमाण पत्रों को काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठीक है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग, इसमें आपको जो है देना पड़ेगा कि मतलब कि आप डॉक्यूमेंट सपोर्ट करेंगे, आप वहाँ पे अप्लाई करते टाइम जो दे रहे हैं वो डॉक्यूमेंट आप वहाँ पे देंगे उनको। ठीक है।
उपरोक्त काउंसलिंग के समय उपरोक्त प्रमाण पत्र स्वघोषित पत्र समर्पित नहीं करने पर अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, ओबीसी, एससी, एसटी ये सब हैं, वो आपको बनवा करके तभी अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिला का जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पते से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम एवं पते से। सो फ्रेंड्स, अगर यदि आप फीमेल हैं और आप मैरिड हो चुकी हैं तो भी आपको जो वो कास्ट सर्टिफिकेट और क्रीमी लेयर रहित, यानी कि आप ये उनके लिए है, उन फीमेल्स के लिए है जो ओबीसी कैटेगरी में ये दावा करती हैं कि वो नॉन क्रीमी लेयर में हैं, ये उनके लिए है, ठीक है। उसके बाद और नीचे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से इम्पॉर्टेंट है हमारे सभी दिव्यांग साथी भाई, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के संकल्प ये प्रावधान के आलोक में दिव्यांग अभ्यर्थियों को क्षैतिज आरक्षण देय है। विभाग से प्राप्त अधियाचना में दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थी हेतु आरक्षित पदों संख्या विभागवार पदवार उपरोक्त तालिका में अंकित है। यदि कोई रिक्त किसी उपयुक्त दिव्यांग व्यक्ति के अनुपलब्धता के कारण किन्हीं अन्य पर्याप्त कारणों से नहीं भरा जाएगा तो ऐसी रिक्तियां अगली नियुक्ति के लिए अग्रणित की जाएगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये देखिए इम्पॉर्टेंट है। पहला तो कि जो हम दिव्यांग साथी हैं उनको ध्यान दें, उनको हॉरिजेंटल जो है वो रिजर्वेशन है। हॉरिजेंटल, क्षैतिज का मतलब हॉरिजेंटल होता है। और तो आपको जो है ना, जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई दिव्यांग ओबीसी में है, ठीक है, तो उनको वो दिव्यांग कोटा का सीट तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस उनको ओबीसी की भी सीट मिल जाएगी अगर यदि वो ओबीसी कैटेगरी के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा कि वो अपने बाद अपने दिव्यांग साथियों के लिए एक अतिरिक्त सीट बढ़ा करके चले जाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या लिखा है कि ऊपर जो अभी हम लोगों ने देखा ना, उसमें जो भी सीट्स हैं, अगर यदि उसमें कोई दिव्यांग नहीं मिलते हैं तो ये ऐसा नहीं होगा कि दूसरे लोगों से फिलअप कर लिया जाएगा। उसमें क्या होगा कि उस जो वैकेंसी है उसको अगले नोटिफिकेशन में ये लोग अगली बार के लिए फिर से डाल देंगे, ठीक है। दिव्यांगता संबंधित आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के समय सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापन 130/62 दिनांक 12/10/2017 में संलग्न विहित प्रपत्र में दिव्यांगता प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा, अन्यथा उनके दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, आप एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट पे इन्होंने मांगा है, बट जहाँ तक मुझे पता है कि ये फॉर्मेट रिवाइज होता रहता है, तो नए फॉर्मेट पे भी आपके पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र है तो आपको वो भी चलेगा, लेकिन होना चाहिए अप्लाई करने से पहले का, ठीक है। उसके बाद अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र अवधि के नवीकरण नहीं, मतलब कि ये टेम्पररी बेसिस पे जो दिव्यांग, बहुत लोग होते हैं जो पूछते हैं कि हम टेम्पररी लेवल पे दिव्यांग थे, हमारे पास वो सर्टिफिकेट था, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर यदि आपको दिव्यांगता का आरक्षण चाहिए, आप उसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपका जो टेम्पररी सर्टिफिकेट था वो टाइम टू टाइम रिन्यू होना चाहिए, क्योंकि जो टेम्पररी बनता है ना मतलब कि कुछ समय के लिए, तो उसमें क्या होता है ना कि एक डेट डॉक्टर डाल के देते हैं कि इस डेट के बाद से दोबारा इनका निरीक्षण होना है। अगर यदि उस टाइम फिर से वो पाते हैं कि आप वाकई में अभी भी मतलब पीडब्ल्यूडी या दिव्यांग के कैटेगरी में ही हैं, तो वो फिर से उसको रिन्यू कर देते हैं। तो ऐसे लोग रिन्यू करवा करके ही अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये मल्टीपल डिसेबिलिटी वालों के लिए भी यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। फिर ये देखिए स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो था वो है। उसके बाद 35% जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षण है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, योग्य महिला अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की स्थिति में उसी भर्ती वर्ष में संगत कोटि आरक्षित गैर आरक्षित की पुरुष उम्मीदवारों से पदों को भरा जाएगा।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये है कि अगर फीमेल कैंडिडेट किसी पोस्ट के लिए नहीं मिलती हैं उस 35% में, तो उसकी जगह पे मेल जो उस रिस्पेक्टिव कैटेगरी के होंगे उस कैटेगरी के मेल को वहाँ पे फिलअप कर लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद और क्या इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए उम्र सीमा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे उम्र सीमा जो है मतलब कि एज जो है वो क्या है, जो अनारक्षित पुरुष हैं यानी कि जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए मैक्सिमम एज जो है वो 37 वर्ष है। यानी कि आपकी जो एज है वो 37 वर्ष से कम होनी चाहिए। फिर महिला के लिए अनारक्षित अनरिजर्व कैटेगरी की 40 है। पीडब्ल्यूडी के लिए भी पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 है और अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 है। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि इसमें जो है ना हमारे दिव्यांग साथी भाई बहनों को क्या है आपकी कैटेगरी वाइज, ठीक है, कैटेगरी वाइज जो है आपको 10 साल की छूट है मिनिमम। ठीक है, तो सपोज कीजिए यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैक्सिमम एज इन्होंने 53 वर्ष से अधिक नहीं हो, तो मतलब कि सपोज कीजिए कोई दिव्यांग साथी अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो वो 10 साल ऐड करेंगे तो 47 हो जाएगा और 37 में फिर आप 13 जोड़ दीजिए तो 50 हो जाएगा ओबीसी के लिए, और उसमें 52 यानी कि हमारे जो जनरल कैटेगरी के दिव्यांग साथी हैं वो अगर उनकी एज 47 से कम है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो ओबीसी से हैं तो उनकी एज 50 से कम है, 50 से कम है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और वैसे दिव्यांग साथी भाई बहन जो आपको आते हैं क्या कहते हैं ST SC में, तो उनको जो है वो 15 साल की छूट होती है। लेकिन यहाँ पे कुछ और देखना पड़ेगा फ्रेंड्स कि यहाँ पे कुछ इन्होंने दिया है कि नहीं दिया है। हाँ देखिए फ्रेंड्स, सॉरी गलती हो गई मुझसे, यहाँ पे इन्होंने इम्पोर्टेंट ये पॉइंट ये वाला देख लीजिएगा। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प ज्ञापन दिनांक 22/1/2021 के आलोक में दिव्यांग अभ्यर्थी को कोटिवार अधिकतम आयु में 10 वर्ष की छूट अनुमान्य है। सो फ्रेंड्स जो मैंने बोला वही सही मैंने बताया। तो यहाँ पे देख लीजिए बस यहाँ पे क्या होगा कि जो ST SC की कैंडिडेट हैं उनकी एज जो नॉर्मल है उनकी 40 दे रखी है, तो उसमें 15 जोड़ने पे 55 हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे 55 ना करके 53 यानी कि 53 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो है फी कितनी है वो देख लीजिए। तो जनरल पीडब्ल्यूडी और EBC जो बिहार के हैं उनका भी 540 रुपये लग रहा है, और बिहार के जो ST SC हैं उनका 135 रुपये लग रहा है। सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए 135 रुपये, और सामान्य बाहर के जो हैं वो पुरुष चाहे महिला जो भी हैं उनका 540 रुपये लग रहा है। ठीक है, तो हमारे जो दिव्यांग साथी भाई बहन हैं उनका 135 रुपये ही लग रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो बाहर के दिव्यांग साथी भाई बहन हैं वो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि आपको कैटेगरी तो दिव्यांग ही सेलेक्ट करनी है, लेकिन आप अनरिजर्व कैटेगरी की सीट में आपको फाइट करना होगा अगर यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो। और जो फीस है वो आप ये वाली दे सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे समझ आ रही है कि आप एक बार कंफर्म करेंगे कि ये फ़ीस आपको 135 रुपीज़ ही देनी है या फिर 540 देनी है, क्योंकि ये जो यहाँ पे दे रखा है सभी श्रेणी के दिव्यांग, तो इससे तो यही पता लगता है कि आपको 135 रुपीज़ ही देने हैं। ठीक है, लेकिन अगर यदि ये रिजर्व कैटेगरी की सीट की बात है तो 135 है,
बट अगर यदि आप रिजर्व कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, जैसे कि इन्होंने बताया कि बिहार के मूल निवासियों को ही जो रिजर्वेशन का बेनिफिट होगा, तो उस हिसाब से फिर आपको 540 रुपीज़ देने पड़ जाएंगे। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। अगर यदि आप में से कोई मुझे यहाँ पे करेक्ट कर पाए तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, बट विथ प्रूफ करेक्ट कीजिएगा मुझे, अगर यदि मैं गलत हूँ तो। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे जो लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन करने का 9/11 है, और उसके बाद फिर परीक्षा की प्रकृति वस्तु यानी कि ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव है। और इस परीक्षा में जो है प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से 5 गुना अधिक, मतलब कि अगर यहाँ पे 11,098 आपको मैंने बताया, लेकिन ये सीट और बढ़ गई है। तो प्री में जो है अगर 11,000 सीट्स मान लेते हैं नहीं, तो फिर आपको 5 गुना कर दीजिए, यानी कि 55 से 60,000 कैंडिडेट को ये सेलेक्ट करने वाले हैं मेंस के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर मेंस का अलग से आपको और जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या प्रारंभिक परीक्षा एक सामान्य ज्ञान का होगा, जिसमें निम्नलिखित विषय होंगे: सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित और मानसिक, मतलब कि लॉजिक रीजनिंग वगैरह वो सब रहेगा। और ये सारे कुल मिला करके 150 होंगे, और हर एक क्वेश्चन का 4 नंबर दिया जाएगा, और एक गलत होने पे आपका 1 नंबर कट हो जाएगा। और परीक्षा जो है 2 घंटे 15 मिनट का होगा, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी इंग्लिश होगा। अगर हिंदी अंग्रेजी में प्रश्न पत्रों में भिन्नता होगी तो अंग्रेजी प्रश्न ही मान्य होगा। तो ये जो क्वेश्चन यहाँ पे पैटर्न बताया गया है, तो पैटर्न में फ्रेंड यहाँ पे इंग्लिश तो है नहीं, तो ये अच्छी बात है कि जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है उनके लिए अच्छा एग्ज़ाम है। उसके बाद फिर फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में बताया कि 150 क्वेश्चन रहने वाला है। 4 नंबर एक करेक्ट आंसर पे मिलेगा, और आपका 1 नंबर कट हो जाएगा एक रॉन्ग आंसर पे। और परीक्षा जो एग्ज़ाम है वो 2 घंटे 15 मिनट का रहने वाला है, और इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। और अगर यदि इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन में डिफ्रेंशिएट आता है तो इंग्लिश जो है उस क्वेश्चन को, इंग्लिश का जो लैंग्वेज में लिखा हुआ क्वेश्चन है उसको सही माना जाएगा। ये यहाँ पे इन्होंने दे दिया है। उसके बाद सिलेबस यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, क्या क्या यहाँ पे सिलेबस में उन्होंने दे रखा है। उसके बाद फिर फ्रेंड्स ये जो है क्वालिफाइंग मार्क्स, इस पे मत जाइएगा, ये एक नॉर्मल इन्होंने एक क्राइटेरिया सेट कर रखा है, मिनिमम इतना होना चाहिए, लेकिन कट ऑफ आगे बहुत ज़्यादा हाई रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर फ्रेंड्स कब से ये दे रखा है कि कब से स्टार्ट होगा, फिर कब से एंड होगा, ये सारा कुछ दे रखा है। फिर बेंचमार्क यहाँ पे देखिए 40% या उससे अधिक होना चाहिए, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। फिर ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी स्पष्ट लाइव फोटो वेबकैम के माध्यम से खींचकर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी कुछ दिनों से ये डायरेक्ट लाइव वेबकैम सामने ऑन करवा करके वहाँ पे एप्लीकेशन के टाइम पे वो करवा रहे हैं। तो ऐसे सिस्टम से आप अप्लाई कीजिएगा जिसमें कि आपका वेबकैम हो, ठीक है। फिर उसके बाद और यहाँ पे देख लीजिए क्या इंपॉर्टेंट है, अभ्यर्थी को सभी वांछित प्रमाण पत्र मूल रूप से काउंसलिंग के समय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सो फ्रेंड्स, जो भी आप ध्यान पूर्वक मतलब ध्यान से देखेंगे कि आप जो डिटेल्स दे रहे हैं उस डिटेल्स को आप सपोर्ट के लिए डॉक्यूमेंट्स भी है आपके पास में। अगर आप बिहार के निवासी हैं और आप उसका जो रिजर्वेशन है उसका लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं होगा ना फ्रेंड्स तो आपको फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि अगर आप सपोज कीजिए कि भर देते हैं हैंडीकैप कैटेगरी में, आप हैंडीकैप हैं भी, लेकिन आपके पास अगर यदि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जैसे कि बिहार का रेसिडेंस नहीं रहेगा ना, तो फिर वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि वो कहेंगे कि आपके पास नहीं था, आपने क्यों अप्लाई किया, और आपने फ़ी भी हैंडीकैप कैटेगरी की पे की है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स और क्या इम्पोर्टेंट है देख लेती हैं, यहाँ पे वैध एवं सक्रिय मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये रखना होगा। उसके और क्या इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये घोषणा ये जो है ये आपका एप्लीकेशन के एंड में आएगा, ठीक है।
सो फ्रेंड्स ये वैकेंसी आ चुकी है और इसकी ये एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो चुका है और इसके आखिरी डेट जो है वो आपका 11 नवंबर है 2023 का। तो उससे पहले आप अप्लाई कर लीजिए क्योंकि वेबसाइट बहुत ज़्यादा फंस जाती है, तो बेटर होगा कि आप पहले से अप्लाई करके रखें। और फ्रेंड्स ये है वो न्यू नोटिफिकेशन जो अभी आया है, जिसमें कि इन्होंने बताया है कि जो आपकी वैकेंसी है वो बढ़ गई है। देख लीजिए फ्रेंड्स, ये रहा, ये टोटल पहले जो फ्रेंड्स थी 11,098, ठीक है। तो ये बढ़ करके अब देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इन्होंने ये कुछ वैकेंसीज अभी आई है तो इसमें बढ़ा करके कितना कर दिया गया है ये देख लीजिए। पहले थी 11,098, अब हो गई है 12,199। सो फ्रेंड्स ये सारे के सारे जो है उसमें ऐड हो गए हैं। सो फ्रेंड्स होपफुली जो कुछ भी था मैंने कवर अप कर दिया है इस वीडियो में। जितना मुझे समझ था, मेरे समझ के हिसाब से मैंने सारा कुछ कवर किया है। अगर यदि कहीं पे मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप प्लीज़ मुझे करेक्ट कर देंगे और करेक्शन के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, ताकि मुझे हमेशा नई चीज़ें सीखने को मिलती है और नई चीज़ें मुझे जानने को मिलेगी। सो फ्रेंड्स होपफुली कि मैंने वीडियो में सारा कुछ कवर कर लिया है और जो कुछ भी है फ्रेंड्स अप्लाई करने के लिए लिंक, नोटिफिकेशन की लिंक, फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो भी है, ऑफिशियल वेबसाइट, सारा का सारा कुछ आपको जो है लिंक वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जा कर के सारा का सारा कुछ एक ही जगह पे देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मुझे क्या करेक्शन करना चाहिए, मुझे कहाँ पे सुधार करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।